डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड सब्सटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोर्स एंड सिंक क्या होता है? सोर्स मीन्स जितने भी प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं होती हैं, उन सभी क्लोरोप्लास्ट कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और फूड का निर्माण होता है। तो ये जितने भी फोटोसिंथेटिक एरिया युक्त कोशिकाएं हैं, यानी जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, उन सभी के अंदर, उन सबको जहां पर फोटोसिंथेसिस होगा वो सोर्स कहलाएगा। और सोर्स से सिंक में ट्रांसफर होता है। सिंक मीन्स जहां से फूड, तो जैसे लीफ में फूड बन गया, वो सोर्स ऑफ फूड हो गया, लीफ जहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ। सोर्स से सिंक में गया, यानी अब लीफ से फूड स्टोरेज साइट पर जाएगा। स्टोरेज साइट और साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, वो साइट्स कौन सी कहलाती हैं? वो प्लांट के पार्ट होंगे स्टेम, यानी लीफ से फूड स्टेम में स्टोर होता है, सीड में स्टोर होता है, फ्रूट में एंड रूट में होता है। ये साइट्स आपकी मेटाबॉलिक साइट्स कहलाती हैं या स्टोरेज साइट कहलाती हैं। तो फूड का सोर्स से सिंक तक का मूवमेंट कहलाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कहलाता है। प्लांट्स में दो तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दो तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिनरल्स कहते हैं, जिसे खनिज लवण होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी मेटाबॉलिक फूड बनेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक विलय पदार्थ कहलाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट की डेफिनेशन हो गई, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का सोर्स टू सिंक मूवमेंट, यानी कार्बनिक विलय पदार्थों का अपने सोर्स से सिंक तक का चालन क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट कहलाता है। और हमको पता है कि ये प्लांट के अंदर जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, सिंपल प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में सोर्स एंड सिंक के बीच में, सोर्स मतलब जहां पर वहां फूड बन रहा है, वहां से सिंक जहां पर स्टोर होगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो ऐसे जो सिंपल प्लांट्स होते हैं, उन सिंपल प्लांट्स में तो क्या होगा, सोर्स से सिंक तक का जो चालन जो है वो किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन मेथड के द्वारा हो जाता है। लेकिन जो बड़े प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट में सोर्स तो लीफ है और सिंक स्टेम उसका दूर है, लीफ उसके दूसरे पार्ट्स जो होते हैं, स्टेम, रूट, फ्रूट एंड सीड दूर है, तो उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है। उस डिस्टेंस के कारण अब सोर्स से सिंक तक का चालन कैसे होगा, उसको हमने समझना है। तो कंडक्टिंग टिश्यू, हमको पता है कि प्लांट्स में फूड का कंडक्शन और वाटर का कंडक्शन कंडक्टिंग टिश्यू के द्वारा होता है, संवहनी ऊतक या तंत्र के द्वारा होता है। जिस संवहन तंत्र में दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो कंडक्शन ऑफ वाटर का काम करता है, जिसमें आपको हम आगे पढ़ेंगे जाके कि जाइलम में ट्रिकीट्स और वेसल्स जो होती हैं, वो वाटर को फ्रॉम रूट टू प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम करती है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर का काम तो किसने किया? जाइलम ने। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम मेन हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है। फ्लोएम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ट्रांसफर करता है या कंडक्शन ऑफ फूड करता है। जो फूड बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने, उनको सोर्स से लेके, सोर्स तो बन गया, उससे सोर्स से सिंक तक ले जाने का काम करेगा। अब फ्लोएम से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे, उनके लिए पाथ कौन कौन सा है? जैसे आप कहेंगे फूड जाइलम से आपके जाइलम्स और फ्लोएम जो ये कंडक्टिंग टिश्यू है, वो किस पाथ को फॉलो करते हैं? ये तीन तरह के पाथ होते हैं। एक है, फर्स्ट पाथ हो गया डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब चालन जो हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू सोर्स से सिंक तक का चालन डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन कहलाता है। डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन में ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू रूट,
यानी फूड बना रूट में, लीफ में, और वो नीचे की तरफ चला गया। ऊपर से खाने का जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऊपर से नीचे की तरफ गए, इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। ये आपके जैसे कि लीफ में बना, लीफ से वो रूट पे चला गया थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फूड को फ्रॉम रूट टू लीफ टू रूट पहुंचाने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वर्टिकल ट्रांसलोकेशन जो होता है इसको हम अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। अपवर्ड मीन्स थ्रू जाइलम फ्लोएम, जाइलम रूट से फूड का ऊपर से, मतलब जो भी चीज है वो नीचे से ऊपर की ओर जाना वर्टिकल ट्रांसलोकेशन कहलाएगा, और अपवर्ड ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ये थ्रू जाइलम और फ्लोएम दोनों तरफ से होता है। लेटरल ट्रांसलोकेशन को हम रेडियल ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, जिसमें रूट एंड स्टेम के पिथ से फूड एपिडर्मिस कॉर्टेक्स पर तक जाता है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कैसा हुआ, फ्रॉम रूट पिथ टू एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। अब हमको पता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका ट्रांसफर सोर्स से सिंक तक कौन करता है, फ्लोएम। तो उसके लिए हमको फ्लोएम का स्ट्रक्चर को पढ़ना जरूरी होगा। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम हम लोग सबको पता है कि फ्लोएम जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू होता है, और इनके फ्लोएम के अंदर इसके 4 पार्ट्स पढ़ते हैं हम, फ्लोएम एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम एलिमेंट्स, जो फ्लोएम का जो स्लीव एलिमेंट्स है, फ्लोएम का मतलब कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू हो गया, इसमें स्लीव एलिमेंट जो है वो उसका फर्स्ट पार्ट हो गया, कंपेनियन सेल फ्लोएम का सेकेंड पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट इसका फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड लास्ट है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम जो सीव एलिमेंट्स होते हैं, ये भी सीव एलिमेंट में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और इन कोशिकाओं को हम सीव सेल और सीव ट्यूब्स कहते हैं। क्या होती है सीव सेल? सीव एलिमेंट में 2 तरह की होगी, सीव सेल्स, सीव ट्यूब, और फिर एक और एरिया है सीव एरिया कहलाएगा। सीव सेल्स कैसी है, ये सिंगल सेल्ड होती है, सिंगल एक कोशिकाएं होती है, और इनमें चालिनी पट्टिकाएं नहीं होती है। जैसे ये वाला जो सीव प्लेट्स जो होती हैं, ये वाली सीव प्लेट्स इस सीव सेल्स में नहीं होती। जबकि सीव ट्यूब्स में सीव ट्यूब्स कैसी हुई, सीव ट्यूब बहुत सारी जो सीव सेल्स मिलके चालिनी तत्वों को अनेक चालिनी कोशिकाओं को मिलाकर एक दूसरे से जुड़कर वो सीव ट्यूब का निर्माण होता है। बहुत सारी ये एकक कोशिकाएं जो है मिलके सीव ट्यूब का निर्माण करेंगी। बहुत सारे चालिनी तत्व मिलके सीव ट्यूब का निर्माण करते हैं, जो एक के ऊपर एक जुड़ती हैं, और इससे सीव ट्यूब का निर्माण होता है। सीव ट्यूब में चालिनी क्षेत्र, जो चालिनी पट्टिकाएं भी पाई जाती है, और ये चालिनी क्षेत्र चालिनी तत्वों पर पाए जाते हैं। और इनमें ये जो सीव सेल्स हैं, सीव सेल्स तो मिलेंगी जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स में मिलती है, जबकि सीव ट्यूब्स एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। सीव ट्यूब्स जो है वो कैसी है, लंबी दीर्घित और बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक सीव जो सेल है वो सजीव और केंद्रक युक्त होती हैं। ये लिविंग है, सजीव है, लाइव सेल्स होती हैं, और उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चालिनी नलिकाएं, चालिनी कोशिकाएं जो होती हैं, तरुण जो बिल्कुल अभी बनी हुई है, तरुण कोशिकाएं जो होती हैं वो उनमें वो सजीव और केंद्रक युक्त होती हैं, लेकिन अगर वो जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो उन सेल्स में केंद्रक नहीं होता। इनमें गोल्जिकाएं, राइबोसोम भी नहीं होते, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंतर्वृद्धि जालिका या ईआर प्रेजेंट होती है। बड़ी रिक्तिका के चारों तरफ इसमें जीवद्रव्य भी पाया जाता है। चालिनी पट्टिका के छिद्रों से जीवद्रव्य तंतु का, ये जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों से जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक सेल से दूसरे कोशिकाओं में संपर्क में रहता है। और इनकी चालिनी तत्वों की कोशिका भित्ति मृदुत्व कोशिकाओं की भित्ति से मोटी होती है, और सेलुलोज जो प्राथमिक भित्ति प्रेजेंट होती है। सीव एरिया चालिनी नलिकाओं की अति सूक्ष्म रचना, जो ट्यूब्स हैं इनमें सबसे छोटी सूक्ष्म रचना जो होती है
उसको विशिष्ट रचना को चालिनी इसको सीव एरियाज या चालिनी क्षेत्र कहते हैं। और इनके चालिनी नलिकाओं में चालिनी क्षेत्र अनुप्रस्थ पट पर उपस्थित होते हैं। ये वाले यहाँ पर ये जो अनुप्रस्थ पट हैं इन पर ये सीव एरियाज प्रेजेंट होते हैं। चालिनी पार्श्व चालिनी क्षेत्र अपेक्षाकृत कम विकसित होता है। चालिनी क्षेत्रों में उपस्थित छिद्रों की परिधि पर ही कैलक्स, इनके छिद्रों पर ही कैलक्स का डिपोजिशन है, निक्षेपण प्रेजेंट होता है। तीसरी जो सेकंड सेल्स हैं फ्लोएम की, उसको हम कंपेनियन सेल कहते हैं, सहचर या सहकोशिका कहते हैं। ये भी किसकी है, ये भी पैरेन्काइमल सेल्स होती है और ये चालिनी नलिकाओं के पार्श्व पर उपस्थित होती है। जैसे ये दो सेल्स हैं, इनके साथ में ये वाली जो सेल है ये सीव ट्यूब है और दोनों सीव ट्यूब्स के बीच में ये वाला जो सेल जो बीच में आ रही है उसको हम कंपेनियन सेल कहते हैं। इनकी वह चालिनी नलिकाओं की उत्पत्ति एक ही जनक कोशिका से होती है, मतलब एक ही पेरेंटल सेल से अनइक्वल डिवीजन, जब वो अनइक्वली डिवाइड हो जाती है तो उसी से कंपेनियन सेल एंड सीव सेल का निर्माण होता है। और ये सीव सेल्स जो होती है वो भी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा चालिनी ट्यूब के जिद्रव्य के संपर्क में रहती है। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा सीव ट्यूब के साथ संपर्क में सीव सेल्स रहती है। और अनावर्त बीजियों में जब ये कंपेनियन सेल तो उसमें प्रेजेंट नहीं होती, तो वहां पर उसके स्थान पर एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती है। तो हमने देखा ही था कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में मेन डिफरेंस है कि उनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होती, तो उस फ्लोएम में कंपेनियन सेल के अलावा के स्थान पर वहां पर एल्बुमिनस सेल्स होंगी। और इसके ये कोशिकाएं चालिनी कोशिकाओं को ऊर्जा भी प्रदान करती हैं और प्रकाश संश्लेषी उत्पादों को पर्णवैद्युतिक कोशिकाओं से चालिनी नली तक पहुंचाने में सहायता से कंपेनियन सेल का काम है। जितना भी प्रोडक्ट बनेगा, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो बनते हैं, उनको मेसोफिल से सीव ट्यूब तक पहुंचाने का काम करती है। थर्ड जो पार्ट है वो कहलाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम पैरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती है, पतली भित्ति कोशिकाएं होती है, थिन वॉल्ड सेल्स हैं। और जो ये किसमें, ये भी रेडियल और जो लेटरल ट्रांसलोकेशन में ये मदद करती है। और लास्ट पोर्शन जो फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर में देखते हैं वो है फ्लोएम फाइबर। और फ्लोएम फाइबर भी ये प्राथमिक और द्वितीय कोशभाग में उपस्थित मोटी भित्त कोशिकाएं होती हैं। मतलब प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर जो थिक वॉल्ड सेल्स होंगी वो फ्लोएम फाइबर होता है, जो मेनली थिक वॉल्ड है, तो इसका काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो आज हमने इंट्रोडक्शन लिया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे होता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं उनका सोर्स से सिंक तक ट्रांसफर कैसे होता है, यही ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाएगा। थैंक यू।